नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रताप सिंह उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो ये बीएड के पेपर थर्ड शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की क्लास है। आपने 2 क्लास देखी, उस पर बेहद प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आशा करते हैं आगे ही इसी तरीके से मुझे प्यार मिलता रहेगा। तो आपसे यही मेरी विनम्र गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम पढ़ेंगे शिक्षा तकनीकी अर्थ, प्रगत, क्षेत्र एवं महत्व। तो सबसे पहले तकनीकी के बारे में जानेंगे। तकनीकी क्या होती है? तकनीकी मतलब होता है किसी कार्य को किसी विधि के द्वारा सरल कर देना। तो सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ होता है बालक की आंतरिक शक्तियों, प्रतिभाओं, क्षमताओं को बाहर की ओर अग्रसित कर विकसित करना। फिर विज्ञान का अर्थ जानेंगे। तो विज्ञान का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और एक तरीके से बेहतर तरीके से ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब हम तकनीकी का अर्थ जानेंगे। तो तकनीकी के अर्थ में 2 परिभाषाएं दी गई हैं। पहला, जैकोटा ब्लूमर के द्वारा तकनीकी विज्ञान सिद्धांत का प्रयोगात्मक लक्ष्य में प्रयोग मात्र है। फिर ऑफिस ने दिया है तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। उसके बाद हम शैक्षिक तकनीकी का अर्थ जानेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो शैक्षिक तकनीकी का एक प्रविधि का विज्ञान है जिसके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। मतलब शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना किसी तकनीक के द्वारा, यही शैक्षिक तकनीकी है। अब शैक्षिक तकनीक की कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एम.एस. कुलकर्णी जी ने क्या कहा है? तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों की शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग शिक्षक तकनीकी कही जाती है। फिर आपके आर.ए. कोक्स ने कहा है मानव के सीखने की परिस्थिति में विज्ञान प्रक्रिया के प्रयोग में शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं पढ़ेंगे। शिक्षा तकनीकी विज्ञान पर आधारित है। इसका प्रयोग शिक्षण विधि, उद्देश्य, नीतियों, पाठ्यवस्तु, वातावरण, विधियों तथा अध्यापकों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद यह विधि निरंतर प्रगतिशील, विकासशील, प्रभावपूर्ण है। शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, दृश्य श्रव्य सामग्री, मशीन विज्ञान, कला आदि में बहुत सहायता लेती है। तो हमने शिक्षक विज्ञान की विशेषताएं पढ़ी, इस तरीके से महत्व भी है। अब अगला क्वेश्चन है शिक्षा या शैक्षिक तकनीकी के विकास के उद्देश्यों पर आपको प्रकाश डालना है। तो सर्वप्रथम शिक्षण तकनीकी 1926 अमेरिका ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी ने मशीन का निर्माण प्रारंभ किया और उन्होंने शिक्षक तकनीकी को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर अनेक प्रकार की तकनीकों की खोज हुई। चीनी तकनीकी, कागज़ तकनीकी, कपड़ा तकनीकी। उसके बाद भारत में 1966 में यह तकनीकी आई। फिर उसके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में जानें। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन, सीखने वालों की विशेषता, क्षमता, गुणों का विश्लेषण करना, विद्यार्थी के व्यवहार में सुधार करने के लिए पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण देना, पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करना, शिक्षा के प्रसार के साथ ही शैक्षिक सामग्री संचित करने में सहायता देना। इसके उद्देश्य हमने अभी आगे पढ़ा ही है, तो उद्देश्य के बारे में हम नहीं जानेंगे। उसके बाद फिर हम शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न प्रकार कौन से उनके बारे में जानेंगे। तो शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा हमने पढ़ लिया है। और फिर अब हम पाठ्यवस्तु के बारे में जानेंगे। पाठ्यवस्तु अध्यापक व्यवहार का स्वरूप एवं विश्लेषण, अध्यापक व्यवहार का निरीक्षण, विधियाँ, अध्यापक व्यवहार के प्रतिमान, अध्यापक व्यवहार का मूल्यांकन, अध्यापक व्यवहार को उन्नत करने की विधियाँ। उसके बाद फिर विशेषताएं आपने जाना ही है, तो विशेषताओं में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो अनुदेशन तकनीकी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मैं वीडियो में इतना टाइम दूंगा कि आप हर पन्ने में आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्रणाली उपागम का क्या अर्थ होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रमुख तत्वों का वर्ग, अदा, प्रक्रिया, प्रदा, पर्यावरण विज्ञान, ये सब मेन तथ्य होते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से जानने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी में अंतर क्या होता है। इसके शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक I.K. डेविड्स, हार्वर्ड, मरीगन हंट, ग्लेशियर ब्रूनर हैं। अनुदेशन तकनीकी के आशुबल, ग्लेशियर, लेमस्टन, B.F. स्किनर। और फिर व्यवहार तकनीकी के B.M. स्किनर, फिल्डरसन और फिर एमिडोन आदि हैं। इसका अर्थ होता है शैक्षिक तकनीकी का मनोविज्ञान, सामाजिक वैज्ञानिक आदि सिद्धांतों का नियमों शिक्षण प्रक्रिया में किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोग को ही शिक्षण तकनीकी कहते हैं। और फिर अनुदेशन तकनीकी के बारे में बात करेंगे तो आशुबल, ग्लेशियर, लेमस्टन, B.F. स्किनर। अनुदेशन तकनीकी शिक्षण और सीखने की समस्त प्रक्रिया
के विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार रूपरेखा तैयार करने, चलाने तथा मूल्यांकन करने की क्रमबद्ध रीतियाँ हैं। उसके फिर व्यवहार तकनीक को जानेंगे। व्यवहार तकनीक का उद्देश्य वैधानिक ढंग से शैक्षिक के व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन करना होता है। इसका पक्ष जो होता है शैक्षिक तकनीकी का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है। और फिर अनुदेशन तकनीकी का पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष होता है केवल। और फिर व्यवहार तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्षों के साथ क्रियात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य जानेंगे तो तीनों का शिक्षण तकनीकी का शिक्षण को प्रभावशील बनाना, अनुदेशन तकनीकी का सूचना देना, अनुदेशन की रूपरेखा तैयार करना। और फिर व्यवहार तकनीक का मतलब होता है बालकों में व्यवहार को एक तरीके से व्यवहार को कार्यकुशल बनाने के लिए विकसित करना। उसके बाद फिर हम शैक्षिक तकनीकों में सॉफ्टवेयर का उपागम पढ़ेंगे, कठोर शिल्प का उपागम पढ़ेंगे। 1964 में एम.एस. लुमिनस ने कठोर शिल्प उपागम का वर्णन किया। इसके अनुसार शैक्षिक तकनीकी का प्रादुर्भाव भौतिक विज्ञान के शिक्षा तथा शिक्षण के प्रयोग द्वारा हुआ है। कठोर शिल्प उपागम का संबंध निर्देशन के ज्ञानात्मक पक्ष से है। फिर कोमल शिल्प का उपागम मतलब क्या होता है? कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण उपागम है। इसमें अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम में अंतर जानेंगे। तो हार्डवेयर उपागम का आविर्भाव भौतिक विज्ञान यांत्रिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप हुआ। और फिर हार्डवेयर में अभियंत्रण तथा मशीन प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसमें मशीन विशिष्ट रूप से पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाती है। और फिर शिक्षण प्रक्रिया को आधिकारिक व्यवहारिक बनाया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर उपागम मनोविज्ञान पर आधारित होता है। इसमें अक्रमित अध्ययन का परिणाम आधार मनोविज्ञान है। उसके बाद फिर इसमें अनुदेशन प्रौद्योगिकी, शिक्षण उद्योग प्रौद्योगिकी तथा व्यवहार प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसका संबंध शिक्षण सिद्धांत को उद्देश्य व्यवहारिक रूप लिखने और फिर शिक्षा व्यू रचना, अनुदेशन प्रणाली, पुनर्वर्ण, पृष्ठपोषण और मूल्यांकन से होता है। सॉफ्टवेयर के साधनों द्वारा बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद फिर हम आगे जानेंगे हार्डवेयर उपागम से क्या समस्या। हार्डवेयर के साधन, हार्डवेयर के श्रव्य साधन में ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगोफोन और फिर स्टीरियो सिस्टम, टेलीफोन आता है। हार्डवेयर दृश्य साधन में श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, फ्लैनिक्स बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। फिर आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने प्रॉपर टाइम दिया है ना। तो उसके बाद फिर भविष्य में शैक्षिक तकनीकों की प्राथमिकताएं क्या होंगी उसके बारे में जानेंगे। तकनीकी यंत्रों की कीमत कम करना, प्रयोगकर्ताओं को विशेष ज्ञान एवं कौशल उपलब्ध कराना, उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम का विस्तृत संख्या में उत्पादन, शोध द्वारा निरंतर सुधार, शैक्षिक संस्थाओं को नवीन तकनीकों के प्रयोग के लिए जागरूक बनाना, दूरवर्ती शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी का अधिकतम प्रयोग करना, आचार्य के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव करना आदि चीज़ें आपके भविष्य के शैक्षिक तकनीकों की प्राथमिकताएं होती हैं, जिसके बारे में हमने जाना। फिर चैप्टर 3 पे आते हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी विषय वस्तु क्या है, शैक्षिक तकनीकी के लाभों का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है? शैक्षिक तकनीकी का महत्वपूर्ण अंग है यह शिक्षण कला को अधिक स्पष्ट, सरल एवं वस्तुनिष्ठ बनाती है। शैक्षिक तकनीकी विषय वस्तु जो होते हैं, पहला शिक्षण का नियोजन हो गया, फिर दूसरा शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मार्गदर्शन, शिक्षण का नियंत्रण होता है ना। तो शिक्षण का नियंत्रण बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर शिक्षण में नियंत्रण नहीं है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। फिर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रणाली के उपयोगिता एवं गुण। इस प्रणाली का उपयोग कई प्रकार के विषय का अनुदेशन में किया जाता है। कंप्यूटर सहायता में छात्रों को वस्तुनिष्ठ पाठ उपलब्ध कराए जाते हैं, छात्रों के उत्तर उसी समय पुष्ट हो जाती है। कंप्यूटर अध्यापक के लिए प्रभाव रूप में सहायक है, शोध कार्य प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण में सहायक होता है ना। तो आगे की चीज़ें हम जानेंगे। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, फिर कंप्यूटर अनुदेशन की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं को आप वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताएंगे। अब आते हैं ई लर्निंग क्या होती है। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब कि आप तकनीकों के माध्यम से अपनी पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु को अच्छे से सुचारू रूप से संचालित करना। फिर कंपनियों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा के लिए, व्यापार क्षेत्र में मूल्य प्रभाव ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में। शैक्षिक वेबसाइट से यह संबंधित है। कंप्यूटरों में शिक्षा प्रयोग करते समय ई लर्निंग के मूलतत्व तो शिक्षा शास्त्र हो गया। फिर ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्ष, सामाजिक निर्माण उपागम, अनुदेशन, रूपरेखा, मानकीकरण, पुनरुपयोगिता। ई लर्निंग की विशेषताएं क्या होता है? अधिगम को प्रभावशाली बनाना, लचीली ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन में शीघ्रता, ज्ञान प्रबंध हो गया। हम अगर अन्य विशेषताएं होती हैं तो उनको भी जानेंगे। अन्य विशेषताओं में सुविधानुसार अधिगम, किसी तकनीकी में उप प्रणाली नहीं है। उसके बाद फिर हम ई लर्निंग की विभिन्न उपागम जानेंगे। कंप्यूटर आधारित अधिगम, कंप्यूटर समर्पित अधिगम में ड्रिल और अभ्यास, ट्यूटोरियल प्रकार, अनुकरणीय प्रकार, खोज प्रक्रिया, खेल प्रकार, समस्या समाधान, अधिगम प्रबंधन प्रणाली, कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन। फिर ई लर्निंग की संप्रेषण विधियाँ में समकालिक संप्रेषण शैली, अतुल्यकारक संप्रेषण शैली आ जाएगी। और फिर ई लर्निंग की उपयोगिता, लचीलापन, स्वागत, गुणात्मक अधिगम, सार्वभौमिकरण, एक जैसी शिक्षा
और फिर आवश्यकताओं के अनुसार सीखना, करके सीखना, सुविधानुसार सीखना और अवसरों में विभिन्नता, उचित मूल्यांकन में सहायक लर्निंग दोष या सीमाएँ, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का अभाव, आधुनिक सुविधा का अभाव, कुशलता का अभाव, प्रशासनिक उदासीनता, नकारात्मक दृष्टिकोण, सच्चे प्रशिक्षण का अभाव, है ना। फिर जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वैसे ही सेम रहते हैं जैसे लॉन्ग टाइप आंसर होते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। मैं बार बार वीडियो पॉज करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है। आपके लॉन्ग टाइप आंसर आते हैं, उनको आप इजीली कर सकते हैं। फिर शिक्षण से आपका मस्तिष्क की प्रकृति को स्पष्ट करना है, तो शिक्षण के लिए ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र का सीखना सरल होता है। विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम शिक्षण की प्रक्रिया कर सकते हैं। शिक्षण की प्रगत विशेषताएं, शिक्षण प्रभावशाली तरीके से छात्र को ज्ञान प्रदान करने की कला होती है। शिक्षण सतगामी प्रक्रिया होती है। शिक्षा में ज्ञान, दक्षता, गुणधर्म विशेष रूप से उपागम किए जाते हैं। शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक होती है, इसमें संप्रेषण होता है। फिर कक्षा का समस्या में व्यक्तिगत अंतर हो जाएगा जो मेन अंतर है। उसके बाद फिर कक्षा से भाग जाना, अच्छी योग्यता, समस्या, ग्रह कार्य, भय, क्रोध, ज्ञानेंद्रियों का दोषों के कारण का चिंता, वाणी विकार, विध्वंसता प्रकृति, झूठ बोलना, ईर्ष्या, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे अगली चीज़। फिर शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है, अंतर को विशेष रूप से आप जानिए। शिक्षण एक व्यापक संप्रत्यय है, प्रशिक्षण एक विद्यमान विधिमात्र है। फिर शिक्षण उद्देश्यात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्ष में होता है। प्रशिक्षण केवल क्रियात्मक पक्ष में होता है। शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है, बल्कि प्रशिक्षण का क्रियात्मक पहलू में होता है। शिक्षण बुद्धि और क्रिया दोनों में संबंधित होती है, बल्कि प्रशिक्षण क्रियात्मक होता है ना। तो हमने इतना जाना, फिर हम अगले चैप्टर पे पहुँचेंगे। तो अगले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम ज़रूर देखेंगे। बाकी जो अदर चीज़ें हैं उनको आप देखिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं। बेहतर क्या, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से अच्छा करिए। फिर शिक्षण से आपका अभिप्राय क्या है, शिक्षण अधिगम अधुनेशन की स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण की प्रगत विशेषताएं जानेंगे, तो उसमें शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षक एक विकास प्रक्रिया, शिक्षा आमने सामने वाली प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम से संबंधित होता है, शिक्षा व्यवहार का स्वरूप प्रदान करता है ना। तो फिर ये विशेषताएं और हैं, आप उनको वीडियो पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है, सर बार बार वीडियो पास करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपके अच्छाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा कोई इसमें पर्सनल रीज़न नहीं, मैं चाहूँ तो वीडियो को 4-5 घंटे का बना दूँ, क्या मतलब उसका, मुझे नहीं लग रहा कोई मतलब निकल रहा है। आराम से आप थोड़े शॉर्ट वीडियो में पढ़िए और बेहतर करके पेपर अच्छा करके आइए। फिर स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान में उद्देश्य, तैयारी का अनुदेशन, कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबंध, सामान्यकरण, प्रयोग, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है, पेपर में आप जितना पढ़िए बेहतर पढ़िए। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं उस चीज़ का। जितना पढ़िए बेहतरीन पढ़िए। उसके बाद फिर शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत सीखेंगे, करके सीखना, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत मतलब यही होता है कि आप पाठ्यक्रम जो है उसको चयन कैसे कर रहे हैं, कि क्या चीज़ हमें पढ़नी, क्या नहीं पढ़नी है। जैसे मैं भी आपसे अभी करा रहा हूँ कि क्या चीज़ हमें पढ़नी, क्या नहीं पढ़नी। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, मतलब तरह तरह के बच्चे होते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है। लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत होता है, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। फिर शिक्षण सूत्र के बारे में बात करेंगे, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से मुक्ति जुक्ति मुक्त की ओर, प्रकृत का अनुसरण, आगमन से निगमन की ओर, है ना। फिर स्मृति बोध और चिंतन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप जानिए, ज़रूर जानिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षण क्रियाओं के महत्व तथा उपयोग में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अध्यापक शिक्षा में उपयोगिता क्या होती है, सेवारत अध्यापकों के लिए क्या उपयोगी होता है। शिक्षण सिद्धांत विकास में उपयोगी, प्रभावशाली शिक्षण, प्रभावशाली अनुदेशन, प्रभावशाली अंतःक्रिया, उपयुक्त स्मृतियाँ क्या होती हैं। फिर हम अगले चैप्टर पे पहुँचेंगे। अगले चैप्टर पे जानेंगे कैसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अगला चैप्टर नहीं, अगला क्वेश्चन हमारा है। फिर अब प्रोजेक्ट अथवा योजना विधि के बारे में जानेंगे। तो प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाएंगे तो हम बच्चे अच्छे कार्य में आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी बेस्ड इन्होंने चीज़ें कही थी। तो योजना में तब यही होनी चाहिए, योजना छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण व रोचक होनी चाहिए, योजना व्यक्तिगत सामाजिक रूप से अनिवार्य होनी चाहिए। इसके दोष क्या होते हैं, यह विधि अधिक महंगी होती है, शिक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाता, छात्रों का मूल्यांकन करने में समस्या होती है, श्रम अधिक और खर्च ज़्यादा होता है। योजना विधि के चरण परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, किए गए कार्य का मूल्यांकन करना, योजना प्रतिवेदन करना, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं।
इनको आप जानिए और फिर जानने के बाद एक बेहतर तरीके से पढ़िए, आगे बढ़ जाइए। फिर संचार में मीडिया, तकनीकी मीडिया, शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? दूरदर्शन। शिक्षा में दूरदर्शन को 20वीं शताब्दी में सफल वैज्ञानिक साधन माना गया। यद्यपि दूरदर्शन कार्यक्रम व्यापारी तथा मनोरंजन की दृष्टि से प्रसारित होते हैं, दर्शकों को अभिरुचि बढ़ाते हैं तथा शिक्षा जगत में इसका महत्व कम नहीं है। शिक्षा महत्व में दूरदर्शन में बेहतर कार्यक्रम किए जाते हैं, जहाँ तक ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे पिछड़े क्षेत्र में है या जो बच्चे अच्छे भी क्षेत्र में हैं, वो भी दूरदर्शन की मदद से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन की क्या विशेषताएँ होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। भूमिका क्या होती है? तो पूर्ण कक्षा में शिक्षण के रूप में, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में, मुख्य शिक्षण सामग्री के रूप में और पूरक शिक्षण के रूप में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि प्रशासकीय सहयोग में ICT का क्या उपयोग होता है। तो सूचना मतलब एक तरीके से सूचना और संप्रेषण की क्या चीज़ें होती है। सभ्यता की संस्कृति का संरक्षण, क्षमता के अनुसार कार्य, एकाधिकार के विरुद्ध कार्य का विभाजन, साधनों का समन्वय, उत्तरदायित्व की भावना, नियंत्रण करना, सहयोग की भावना, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। फिर हम शैक्षिक संगठनों में सूचना संप्रेषण की उपयोगिता जानेंगे। परंपराओं का निर्माण होता है, क्रियाओं में सहयोग का समन्वय होता है, नागरिकता का विकास होता है, समय सारणी का निर्माण होता है, मानवता तथा नैतिकता का विकास होता है, शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, शैक्षिक अवसरों की समानता होती है। उसके बाद फिर विद्यालयी सहयोग हेतु सूचना संप्रेषण तकनीक का उपयोग क्या होता है? छात्र सर्वांगीण विकास, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समायोजन होता है, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण होता है, शिक्षा नीतियों का उचित प्रयोग होता है। दैन उसके बाद हम आगे जानेंगे, तो अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे सॉरी। फिर श्रव्य सामग्री क्या होती है? श्रव्य सामग्री में रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आएगा। दृश्य उपकरण में वास्तविक पदार्थ एवं नमूने मॉडल्स आएंगे। फिर श्रव्य सामग्री में प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन आएगा। उसके बाद फिर चलचित्र, टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर आदि आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल में आप ज़रूर पढ़िए। मेरा तो मानना यही है, अगर आपके पास टाइम है, उचित समय है, तो आप अच्छे से पढ़िए। फिर कंप्यूटर में छात्रों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अध्ययन भार में कमी, शुद्धता, सामाजिक अंतरक्रिया में वृद्धि आती है। तो कंप्यूटर के महत्व को तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि आप इस समय ऐसे युग में हैं कि आप कंप्यूटर को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर का महत्व क्या होता है? अनुसंधान, संप्रेषण, शिक्षण सामग्री, नवीनतम ज्ञान, प्रयोक्ता, पाठ्य योजना, फिल्मांकन, पाठ्यपुस्तकों के प्रिंटिंग, मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन तो बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं लगातार, कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सूचनाएं हमारे आसपास वातावरण के बारे में ज्ञान व समग्र प्राप्त करने के आधार, मतलब सूचनाएं हम ये समझ सकते हैं, ज़्यादा किताबी ज्ञान नहीं जानेंगे, सूचनाओं से हम बातों को जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं और क्या बेहतर है उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। इसका उद्गम कैसे हुआ? तो फ्रांस के ग्राफिन के द्वारा 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ, फिर 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार हुआ, फिर 1960 में प्रिंट ने एक लेजर तकनीक का आविष्कार किया, 20वीं सदी में चुंबकीय वीडियो कैमरा का आविष्कार हुआ, है ना। इस तरीके से फिर विकास हुआ। फिर सूचना की विशेषताएँ क्या होती है? उपलब्धता, उपयोगिता, समयबद्धता और फिर संपूर्णता, प्रस्तुतिकरण, है ना। फिर हम आगे जानेंगे सूचना के स्तर क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सूचना, राष्ट्रीय सूचना, कॉर्पोरेट सूचना, डिपार्टमेंटल सूचना, व्यक्तिगत सूचना। फिर शिक्षा में सूचना के संप्रेषण की उपयोगिता क्या होती है? भंडारण, विदेशी भाषाओं का अधिगम, शैक्षिक अनुसंधान, प्रबंधन होता है ना। उसके बाद फिर शिक्षण प्रक्रिया होती है, विशिष्ट बालक की शिक्षा होती है, प्राथमिक पूर्व शिक्षा होती है, शिक्षा तंत्र में परिवर्तन होता है। देन हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, और अगले क्वेश्चन जानने से पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग इतना बेहतर पढ़िए कि आप पेपर में आपका जो 80 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप 60 लेकर आइए और बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। तो क्योंकि लॉन्ग आंसर सारे होते हैं, हेडिंग पढ़िए, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें तो आप अच्छे से पढ़ के दीजिए पेपर, अगर जितना हो सके उतना बना के लिखिए, और अगर आपको पूरा समझ के करते हैं तो समझ के भी लिख दीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। फिर संप्रेषण में आने वाली बाधाएं क्या होती हैं? भाषा, शोर, पूर्व अनुभव, संवेग में भावनाएं होती हैं। तो फिर हम 11 चैप्टर पे जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर होगा, इसके बाद फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आप फिर नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए और समझिए। फिर सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा आती है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग को एलन जी ने दिया था, और इन्होंने बताया था कैसे 35 से 40 मिनट, 36 मिनट की होती है मुझे लग रहा है शायद, जो उसमें 6-6 मिनट के कालांश होते हैं, आप उसमें टीचिंग कीजिए। इसके सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण एक अध्यापन, वास्तविक अध्यापन है। उसके बाद फिर सूक्ष्म शिक्षण में कक्षीय जटिलताओं से रहित होता है। इसके गुण क्या होते हैं? यह शिक्षण व्यवहार में प्रमुख स्थान दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण विभिन्न विकल्पों को सुविधा प्रदान करता है। ये देखिए, इसके जो सोपान होते हैं वो 10 सोपान होते हैं। अभिन्यास शिक्षण
कौशलों की चर्चा, आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, पाठ निरीक्षण की समालोचना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, शिक्षण सत्र, पृष्ठपोषण, पुनर्योजना, पुनर्ध्यापन, पृष्ठपोषण। ये देखिए मतलब इसमें 36 मिनट मैंने बताया था, सही बताया था। तो पहले मिनट में हम क्या करेंगे, पहले में शिक्षण करेंगे, फिर उसके बाद 6 मिनट में पृष्ठपोषण करेंगे, फिर पाठ योजना बनाएंगे, पुनर्शिक्षण करेंगे, पुनः पृष्ठपोषण करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जानेंगे कि कैसे कैसे सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण का सतत साधन है, इसमें आदर्श पाठ होता है, सूक्ष्म शिक्षण एक स्वमूल्यांकन प्रक्रिया है। तो फिर हम आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको पढ़ेंगे। वरना फिर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ कि आप प्रत्येक जो आपका वीडियो है, प्रत्येक जो आपका पेज है सॉरी, उसमें आप अच्छे से टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़िए। आप देखिए अनुकरणीय तथा अनुरूपी शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण में का उपयोग होता है। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की क्रियाशीलता का विकास करना, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास को बढ़ाना, छात्र अध्यापकों को प्रश्न पूछने की योग्यता का विकास करने में सहायता करना। फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। तो अध्यापक प्रशिक्षण अनुकरणीय शिक्षण का महत्व क्या होता है, शिक्षण समस्याओं का अध्ययन विश्लेषण, कक्षा कक्ष में व्यवहार समस्याएं, शिक्षण का। फिर सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु प्रयत्न की जाने वाली अनेक पृष्ठपोषणी विधियों को सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण तथा शिक्षण प्रतिमान में अंतर जरूर देखिए, आप इसको वीडियो पॉज करिए, इसको तो जरूर देखिए मेरे कहने के अनुसार। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक प्रशिक्षण तकनीकी होता है या पूर्ण शिक्षण की पूर्व तैयारी है। इसमें प्रशिक्षण की विश्लेषणात्मक पद्धति सूक्ष्म शिक्षण एक अंतर्वैयक्तिक प्रबंध होती है। तो मित्रों यहाँ से चैप्टर ख़त्म होता है, मुझे लग रहा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।